नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। आपको पता है कि बजट जो है वो शायद कबल अज़ वक्त जो है उसकी अनाउंसमेंट हो जाएगी, और वो होगा इस वजह से क्योंकि इलेक्शंस बिल्कुल सर पर हैं और हुकूमत चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट ले सके। ये जो है सोचा ऐसा जा रहा है, समझा ऐसा जा रहा है कि ये बजट जो होगा एक रिलीफ बजट होगा, पब्लिक को पैसिफाई करने के लिए बजट दिया जाएगा। यहाँ पर ताजिर सनतकारों को भी जो है वो भी इनको कंसीडर करना पड़ेगा, और ख़ास तौर पे जो हमारी इकॉनमी के इसेंशियल सेक्टर्स हैं, इम्पॉर्टेंट सेक्टर्स हैं, कंट्रीब्यूटिंग सेक्टर्स हैं, जिनका जीडीपी के अंदर एक रोल है, किरदार है, एक परसेंटेज है, उनको ये ज़रूर एड्रेस करेंगे। हम अपने प्रोग्रामों के अंदर बारहा कोशिश करते हैं कि तामीराती शोबे के मुतालिक बात करें, और तामीराती शोबे के भी इसके मुतालिक जो होंगे बजट के बारे में शायद कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी हों। आने वाले बजट के अंदर उनके कुछ तजावीज़ भी होंगी। उन तजावीज़ को किस हद तक कबूल किया जाता है, समझा जाता है हुकूमती लेवल के ऊपर, उस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू होंगे। तारुफ कराता सबसे पहले जनाब आरिफ यूसुफ जीवा साहब, जो कि चेयरमैन हैं आबाद के, और इनके साथ मौजूद होंगे जनाब रहमतुल्लाह खान वज़ीर साहब, ये साबिक मेंबर FPR रहे हैं। इनको भी वेलकम करते हैं शो में। तो गुफ्तगू में सबसे पहले जो मेरे जहन में सवाल आ रहा है वो यही है कि जनाब हमारे मुल्क के अंदर जब भी बजट बनाया जाता है तो मैंने ऐसा महसूस किया है कि बजट से पहले रिकमेंडेशन ज़रूर मांगी जाती हैं, लेकिन फिर शायद कुछ मनपसंद लोगों की रिकमेंडेशंस कबूल कर ली जाएं, लेकिन बाय एंड लार्ज जो है जब अनाउंस होता है उसके बाद फ़ौरन जो है वो कोई रिएक्शन आ नहीं पाता, क्योंकि शायद लोगों को अभी तक इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता कि जो सजेशंस उन्होंने दी हैं, रिकमेंडेशंस दी हैं, वो गवर्नमेंट इनकलकेट भी करती है। और फिर एसेंशियल डॉक्यूमेंट है फाइनेंस बिल, ये बजट जो हम कहते हैं बुनियादी तौर पर, वो फिर आगे जाके कानून का हिस्सा बन जाता है। तो आरिफ यूसुफ जीवा साहब, मुझे ये बताएं कि इस दफ़ा आपने क्या क्या रिकमेंडेशंस दी हैं। मैं चाहूँगा थोड़ा आप जो है ना नुक्ता ब नुक्ता चलें ताकि हम उसके ऊपर गुफ्तगू कर सकें। थैंक यू वेरी मच अली भाई। एक तो आपका, और सबसे पहले मैं अब तक टीवी का बहुत शुक्रगुजार हूँ आबाद की तरफ से कि आपके साथ हम पिछले कई अरसे से प्रोग्राम्स कर रहे हैं बजट के हवाले से, और अल्हम्दुलिल्लाह जो कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक वैल्यूएशन के हवाले से, जो रजिस्ट्री के हवाले से अनाउंसमेंट की है, उसमें हमारी बरादरी में, हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, हमारे रियल एस्टेट सेक्टर में बड़ी खुशी की लहर है कि वो जो हमारा मुतालबा था, और आपके प्रोग्राम के ज़रिए हम कई दफ़ा ये मुतालबा कर चुके हैं, और FBR को कई दफ़ा हम जो ये प्रपोज़ल और मिनिस्टर साहिबान को दे चुके हैं, तो वो जो है उन्होंने उस हमारे प्रपोज़ल को मनोन पेश किया। सिर्फ एक उसमें जो वो बाइंग वाला जो एक कंटेंट उन्होंने डाला है कि डबल प्राइस पे बाइंग करेंगे, लेकिन खैर वो भी इतना कोई वो अच्छी बात है कि इससे जो है वो रोकथाम हो चुकेगी, नहीं तो आपको और दूसरा वैल्यूएशन जो है अब एक होगी। खुशी एग्जैक्टली किस बात पर हुई कि बाहर से सरमाया लेकर आए तो वो वाइट हो जाएगा, या डिक्लेयर कर दें लोकल एसेट्स, उस पे जो है वो आपको खुशी महसूस हुई? नहीं अली भाई, मैं अभी बात कर रहा हूँ सबसे पहले जो रजिस्ट्री के ऊपर FBR 3% रजिस्ट्री के ऊपर जो टैक्स लेती थी जी, और उसमें 3 वैल्यूएशन थी, आपको भी पता है, DC वैल्यू, FBR वैल्यू और एक मार्केट वैल्यू जी। हम हमेशा ये कहते थे आपके प्रोग्राम के जरिए भी कि ये एक वैल्यू होनी चाहिए और इसको मार्केट वैल्यू पे रजिस्टर्ड होना चाहिए। और अब जो पॉलिसी गवर्नमेंट लाई है कि अगर आप मार्केट वैल्यू पे रजिस्टर्ड करते हैं तो आपने 1% टैक्स देना है, वो भी आपके एट द एंड ऑफ जब आप अपना रिटर्न दाखिल करते हैं उसमें एडजस्टेबल है। तो अब जो है लोग मार्केट वैल्यू पे रजिस्ट्री कराएंगे, तो अब जो फॉरेन इन्वेस्टर आएगा या जो फॉरेन बायर आएगा या पाकिस्तानी ओवरसीज यहाँ बाय करने आएगा, जो हम उनको बताते थे कि 3 वैल्यूएशन है, आपने DC पे अलग टैक्स देना है, FBR पे अलग देना है, मार्केट वैल्यू अलग है, तो अब वो उसका खात्मा होने की तरफ जा रहा है, और ये ग्रेजुअली खात्मा होगा। और इंशाल्लाह जो है हमारा जो प्रपोजल यही था कि ये जो 10 मिलियन की प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड होती है, इसको 10 मिलियन पे नहीं, इसको कम से कम जो मार्केट वैल्यू है 40 मिलियन है या 50 मिलियन है, उस पर रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो वो हमारा जो एक प्रपोजल था आबाद का बजट प्रपोजल, वो हुकूमत ने, ये हमने पिछले साल भी दिया था, लेकिन इस साल अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने एग्री किया है। दूसरा हमारा प्रपोजल एक जो पेंडिंग है, एक तो RD के ऊपर हमने बात की है कि RD जो है वो लगाई गई, और हमने सवाल ये किया कि जब RD लगाई गई और हम टाइल्स परचेज करते थे आज से 3 माह कबल 900 रुपए मीटर, आज वो टाइल के रेट पाकिस्तानी प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं, इट विल बी टू मच मटेरियल फॉर मी टू अब्सॉर्ब
एक नुक्ता करके चलते हैं। ये जैसे आपने पहला नुक्ता बताया, ये बड़ा अहम है। इसकी वजह से जैसे आपने बताया कि बहुत सारे लोग परेशान थे, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर रहमतुल्लाह खान वज़ीर साहब को गुफ्तगू में शामिल करते हैं। और रहमत साहब, यहाँ पर मुझे थोड़ा सा आप ये बताइएगा कि जनाब वाला, अगर ये वाला इशू हमारा रिजॉल्व हो जाता है कि जनाब जो वैल्यूएशन है उसके जो 3 रेट्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और फिर एक रेट पर आ जाती है, और फिर गवर्नमेंट जो है वो ये इनक्रेज करना चाह रही है कि लोग सही से डिक्लेरेशन करें, क्योंकि गवर्नमेंट फिर उसके ऊपर थोड़े से पैसे दे के वो ख़रीद लेगी अगर आपने गलत डिक्लेयर किया। कुछ जो मुझे समझ में आई मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ, इसके बारे में अपनी राय पेश करें। आपके ख्याल से ये क्या दुरुस्त फैसला है, अच्छी तजवीज़ थी और अच्छी तजवीज़ कब कबूल हुई? पहले तो आपका अली भाई बहुत शुक्रिया, और आपके टेलीविज़न का चैनल का अब तक का। मैं समझता हूँ कि हुकूमत का जो ये फैसला है ये बहुत खुशाइंद फैसला है, और ये पुराना डिमांड था। पहली बात ये है कि जो टैक्स रेट है वो सिर्फ 1% उन्होंने करना है, और वो भी एडजस्टेबल है फेडरल लेवल पे। सिमिलरली उन्होंने प्रोविंसेस को, चारों प्रोविंसेस से कहा है कि वो भी सिर्फ 1% लगा लें। और उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट बात होगी कि वो 1 जुलाई 2018 से जो भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट होगी वो मार्केट रेट से डिक्लेयर होगी। कलेक्टर रेट खत्म हो जाएगी, एफबीआर का टेबल खत्म हो जाएगा, सिर्फ मार्केट रेट पे जो एक्चुअल पेमेंट होगी वो होगी। अगर किसी ने चालाकी कर ली और उन्होंने मार्केट रेट से नहीं दिखाया, तो फिर फेडरल गवर्नमेंट के पास 6 महीने के अंदर अंदर ये इख्तियार है इसमें प्रीएम्पशन का कि वो उस प्रॉपर्टी का 100% पे करके पहले वाले साल में, यानी 18-19 में 100%, यानी अगर किसी ने लाख रुपए में प्रॉपर्टी खरीदी, मैं एक हाइपोथेटिकल मिसाल दे रहा हूं, तो गवर्नमेंट उसको 2 लाख रुपए की पेमेंट करके उससे वो प्रॉपर्टी एक्वायर कर लेगी, और उसकी मार्केट रेट जो है वो बहुत ज्यादा होगी गवर्नमेंट के पास, अगर गवर्नमेंट समझती है कि बहुत ज्यादा है। और अगर कहीं गवर्नमेंट समझती है कि मोर और लेस मार्केट रेट के मुताबिक डिक्लेयर की है, तो वहां पे गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं करेगी। उसके अलावा जो दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात इन्होंने कर दी है, और बड़ी अच्छा, अगले साल में फिर 75% ऑफ दी वैल्यू होगी, और जो आखिरी साल है उसमें 50% तक उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया है कि वो गवर्नमेंट उसकी 50% तक वैल्यू पे करेगी जो उन्होंने मार्केट वैल्यू दिखाई है। मैं समझता हूं कि जो मार्केट में इस वक्त 3 रेट्स चल रहे हैं ये खत्म हो जाएंगे, लेकिन साथ साथ गवर्नमेंट और साथ साथ मसला ये होगा कि वाइट पैसे का मसला होगा, क्योंकि आज अगर डिफेंस फेज में यहाँ कराची में हम देख लें तो 500 गज की प्लाट की कीमत 7 करोड़ है। हमारा रेट यानी एफबीआर का रेट 95 लाख का है, और सिंध गवर्नमेंट का जो डीसी रेट है वो 17-18 लाख का है। तो बहुत बड़ी तफावत है। अगर कोई आदमी 95 लाख में दिखाएगा तो गवर्नमेंट तो फौरन उसको प्रेम्पशन का राइट इस्तेमाल करके उसको कैप्चर करेगा, और लेकिन 2 करोड़ के लेकिन रहमतुल्लाह खान वजीर साहब, थोड़ा आपको शायद ये बात बुरी लगे, लेकिन टू बी वेरी फ्रैंक, एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री पाकिस्तान जैसा एक शहर कराची जो पहले रोशनियों का कूड़े का शहर कहलाता है, वहां पर अगर 500 गज प्रॉपर्टी की कीमत 7 करोड़ रुपए है, तो मेरे ख्याल से देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग विद दिस कंट्री, इट्स मैनेजमेंट और इट्स पीपल। मेरे ख्याल से सबसे पहला तो यही कॉन्सेप्ट गलत है कि इन लोगों को कैसे अलाउ किया गया है जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, और मेरे ख्याल बिल्डर भी बेचारे तंग हैं उनकी वजह से जो स्पेकुलेशन करते हैं। की क्वेश्चन ये है कि ये रेट ही गलत है जिसके ऊपर गवर्नमेंट इवैल्यूएशन कर रही है। मेरे ख्याल से ये रॉ, मेरा ऐसा ख्याल है कि मतलब बड़ी रॉ बात होगी। जी आप बताइए। इसलिए तो गवर्नमेंट इससे निकलना चाह रही है ना जी, जो स्कीम लाए हैं, और एट टेंडम उन्होंने बड़ा अच्छा काम ये किया है कि 30 जून 2018 तक उन्होंने इन सबको इजाजत दी है कि वो लोकल, अगर किसी के पास कैश पड़ा हुआ है, कोई एसेट है या कोई गोल्ड है या कोई और किसी फॉर्म में उनके पास एसेट मौजूद है, तो 5% का दे के 30 तारीख से पहले अपना कैश अगर उनके पास है तो बैंक में डिपॉजिट करके, यानी किसी के पास 10 करोड़ है तो बैंक में डिपॉजिट करके 50 लाख उस पर अगर वो दे देता है तो वो उनका वाइट हो गया। अब जुलाई के बाद जब मार्केट रेट से उसको डिक्लेयर करना होगा तो ये उनके पास वाइट पैसा होगा और वो डिक्लेयर कर सकता है। तो गवर्नमेंट ने तो होशियारी से ये काम किया है कि एक तरफ तो उनको ये अपॉर्चुनिटी, एक फाइनल मौका दिया है, और साथ साथ जो है उन्होंने आगे जो
जो प्रॉपर्टी की मार्केट है उसको रेगुलराइज करने की भी कोशिश की है। आई नीड टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक, लेकिन ये बड़ी अहम चीज है। यहां पर मैं बताता चलूं, आई डोंट नो व्हाई, मुझे लगता है कि ये एक ट्रैप होगा और इस ट्रैप के अंदर मेरे ख्याल से हमारे बहुत सारे ताजिर, सनतकार और दीगर और इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाले लोग फंस जाएंगे और इसमें से वो लोग बच जाएंगे जिन पॉलिसी मेकर्स ने इसको तरतीब दिया है। ये आगे आने वाला मुस्तकबिल आपको बताएगा। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है। बात कर रहे हैं हम बजट के मुतालिक, और बजट के मुतालिक जब गुफ्तगू हो रही है तो साथ साथ ये भी बताते चलें कि हुकूमत जो है उसके साथ बहुत सारे अडेंडम्स और अटैचमेंट साथ ला रही है ताकि अवाम जो है मेंटली प्रिपेयर होना शुरू हो जाए। उसके लिए हम आज बात कर रहे हैं तामीराती शोबे से जो मंसूब जो बजट की तजावीज़ हैं उसके मुतालिक। हमारे साथ आम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं। सबसे पहले तो मैं अब दोबारा जाना चाहूँगा आरिफ यूसुफ जीवा साहब की जानिब। आरिफ यूसुफ जीवा साहब, थोड़ा मामला मैं भी देखता हूँ, जो मैं देखता हूँ मैं आपको बताता हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि कहीं कबलज़ वक्त आप इस चीज़ की खुशी ना मना लें कि आपकी ये तजवीज़ मान ली। मुझे तो लगता है यहाँ पर भी आगे जाकर ऐसा कुछ हो सकता है कि आप लोगों के लिए चैलेंजिंग सिचुएशन क्रिएट हो जाए। आज जो चीज़ आपको सीधी सादी दिख रही है ये मुझे बड़ी टेढ़ी खीर दिख रही है। पता नहीं आपको क्यों नहीं दिख रही। अली भाई देखें, एक तो आपके साथ प्रोग्राम करके खुशी ये होती है कि आप मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास की बात करते हैं। अली भाई जी, आप मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास की बात करते हैं। अब हम आपको इशू बताएं क्या है हमारे साथ इशू, या इस मुल्क के साथ क्या इशू है। एक ज़मीन हम 1 रुपए की परचेज करते हैं आज की तारीख में, 3 साल में उस पर प्रोजेक्ट बनाते हैं, उस पर हम 1 रुपया प्रॉफिट कमाते हैं। लेकिन 3 साल के बाद जब दोबारा हम ज़मीन ख़रीदने जाते हैं तो वो 1 रुपए की भी नहीं मिलती, वो 3 या 4 रुपए की मिलती है ट्रेडिंग की वजह से जी। और वो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास को ही हम ट्रांसफ़र करते हैं। वो जो उसका हैवी अमाउंट आता है, जो लैंड कॉस्ट महंगी होती है, जिस तरह मटेरियल होता है इस तरह लैंड कॉस्ट होती है। हम देखिए जिस तरीके से इस मुल्क में अभी पिछले महीनों से, पिछले सालों से जब से दोबारा मार्केट में कुछ बेहतरी आई है, तो जिस तरीके से प्राइसेस बढ़ी हैं, जो 6 करोड़ की कराची में 500 गज के प्लॉट की बात कर रहे हैं, ये तो एक फेज 8 की बात कर रहे हैं। और जगहों पर तो 10-10, 12-12 करोड़ रुपए एक 500 गज के प्लॉट की कीमत है। आप इसको छोड़े ना, ये तो हम बात कर रहे हैं डिफेंस की। आप गुलशन इकबाल या नॉर्थ कराची में प्लॉट का रेट पता करें ना, क्या हो गया है। ये ट्रेडिंग की वजह से होता है ना। ट्रेडिंग इतनी होनी चाहिए ताकि लोग जो है ज़मीन अपना घर भी तो बना सके। ये मुल्क वो नहीं है मलेशिया, सिंगापुर, जहाँ पे 100% जो है वो ऑक्यूपाई है, या 100% जो है मकानात लोगों के पास है। यहाँ पे लोगों को घर देने और लोगों की दस्तर से घर बाहर होते चले जा रहे हैं। हमने एक प्रपोजल और दिया है गवर्नमेंट को, जो एमनेस्टी स्कीम अनाउंस हुई है। हम ना उसको गलत कहते हैं ना सही कहते हैं। जिसने वाइट कराना है, हम तो जो है वो एनटीएन रखते हैं, हम टैक्स पे करते हैं, हमारे पास वाइट मनी है। हमने उन लोगों के लिए एक प्रपोजल दिया गवर्नमेंट को कि आप जो फॉरेन पाकिस्तानी, जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, उनको एक इंसेंटिव दें कि अगर कोई पैसा 3% में आप वाइट करते हैं तो उसकी जगह आप 1.5% या 1% में उसको वाइट करें। लेकिन उसकी शर्त ये वो शर्त हो कि वो पैसा आके बिल्टअप प्रॉपर्टी में लगेगा। मींस प्लॉट में नहीं लगेगा, या तो किसी मकान में लगेगा या किसी जो है बिल्डिंग में लगेगा। उससे होगा ये कि एक तो आपके लोगों के ये जो घरों की शॉर्टेज है उसका मसला हल होगा, पैसा आएगा तो उसमें लगेगा। दूसरा, आपकी लोकल इंडस्ट्रीज चलना शुरू होंगी और तेज़ी के साथ, क्योंकि अल्टीमेटली वो पैसा जब उसमें आएगा बिल्टअप प्रॉपर्टी में तो ट्रांसफर होगा जाके सीधा इंडस्ट्रीज के अंदर। तो उसके बहुत सारे फवाइद हैं। हमें देखे फायदे देने लोगों को, इस मुल्क की इकोनॉमी को हमने बूस्ट करना है। सर, अगर ये आपको एज अ प्रोडक्टिव एसेट देख रहे होते हैं ना, अगर आपको एक प्रोडक्टिव एसेट देख रहे होते हैं तो ये आपकी आइडियाज को मुख्तलिफ तौर पर ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में पॉलिसी मेकर्स भी, और अनफॉर्चुनेटली वो लोग जो पॉलिसी मेकर्स को एडवाइस करते हैं, वो हमेशा आप लोगों को कमाऊ पुत, यानी आपको हमेशा ये सोच रहे होते हैं रेवेन्यू जनरेटिंग, किसी तरह से आपको एक डिवाइस या मशीन समझ लें नोट छापने की।
लेकिन ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इसेंशियल चैलेंज है। मैं मुख्तसरन यहाँ चाहूँगा कि मैं एक यहाँ पर एक इनपुट रहमतुल्लाह खान वज़ीर साहब की भी ले लूँ कि रहमतुल्लाह खान वज़ीर साहब, विच ऑब्वियसली लुक्स लाइक समथिंग वेरी सिंपल इज़ गोइंग टू टर्न आउट टू बी वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड इन फ्यूचर। ये जिस तरह आपने ये बताया है, अगर ये सारी चीज़ें डिक्लेरेशन हो गई और कल प्रॉपर्टी की कीमत तबाह और बर्बाद हो गई, जैसे माजी में भी 2008 के अंदर यही डिफेंस के अंदर 2.5 करोड़ रुपए का 500 गज का बना बनाया घर मिलता था, बाद में 2010 के अंदर कोई 1.5 करोड़ रुपए का भी वो घर लेने के लिए तैयार नहीं था। जी जी बिल्कुल, आपने जबरदस्त बात बताई अली भाई। ये बहुत बड़ा चैलेंज भी होगा प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट को रोकने के लिए। प्रॉपर्टी में 1 जुलाई के बाद जब एक्चुअल मार्केट में बात आएगी, प्रॉपर्टी की कीमतें एकदम 50% डाउन होंगी। ये अभी से मैं आपको प्रिडिक्ट कर रहा हूँ। अलबत्ता ये देखना होगा कि लोग 30 जून 2018 तक वज़ीर-ए-आज़म ने जो स्कीम अनाउंस की फेडरल गवर्नमेंट ने, वो स्कीम में कितना लोकल कैश या एसेट वगैरह को वाइड करते हैं, 5% टैक्स देते हैं। क्योंकि अगर वो वाइट हो गए, ज्यादा पैसे हो गए, तो फिर तो इन्वेस्टमेंट मार्केट रेट से 1 जुलाई के बाद होता रहेगा। वरना तो लोग डरेंगे कि हुकूमत जो है, अगर मैंने अपनी मर्जी की रेट दिखाई तो हुकूमत प्रीएम्पशन का राइट इस्तेमाल करके इसको मुझसे ले लेगी, टेक ओवर कर लेगी प्रॉपर्टी को, और मुझे बहुत बड़ा नुकसान होगा। जो प्रॉपर्टी मैंने 8 करोड़ की खरीदी हुई है और 1 करोड़ दिखा दी है, तो हुकूमत 2 करोड़ में मुझसे लेगी, मुझे तो 6 करोड़ का नुकसान हो जाएगा। नहीं, तो हुकूमत पे पाबंदी होनी चाहिए कि मैं 8 करोड़ का दिखाऊंगा डिफेंस में 500 गज का प्लॉट, और हुकूमत मुझसे 8 करोड़ रुपए का ही लेगी। क्यों? क्योंकि आपने अपनी तरफ से अगर ये डिफाइन करेंगे, फिर जबरदस्ती होनी चाहिए उनके साथ भी। अली भाई अगर आप दिखा दें 8 करोड़ का, तो हुकूमत भी उसको 8 करोड़ वाले को तो कोई टच ही नहीं करेगा, हुकूमत नहीं करेगी। हुकूमत तो वहां देखेगी जहां वो समझती है कि यहाँ उसको फायदा है। एक्चुअल मार्केट से बदरजहा इस इन्वेस्टर ने प्रॉपर्टी में कम पैसा दिखाया है, तो वहां हुकूमत इंटरवीन करेगी। यही तो एक छोटा सा मसला है रहमतुल्लाह साहब कि हमारे मुल्क की जो हुकूमतें होती हैं वो बस अपना फ़ायदा ही देख रही होती हैं, और जहां आवाम को कॉम्पनसेट करने की बात आती है, चाहे स्टॉक एक्सचेंज हो, रियल एस्टेट हो, लोग तबाह हो जाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट तब रिलीफ देने के लिए नहीं आती। कैपिटल गेंस टैक्स लगा दिया इनके ऊपर, ये बिल्डरों को भी उसका इम्पैक्ट बर्दाश्त करना पड़ेगा, लेकिन मेन एम ये कि कैपिटल गेंस टैक्स लगाने के बाद ये इजाज़त नहीं दी कि जो लॉसेस बैक एंड के अंदर हम लोगों ने किए थे उनको आगे हमें इजाज़त दे कि हम उसको वर्कआउट कर सकें। अच्छा, यहाँ पर मैं आरिफ यूसुफ जीवा साहब एक चीज़ को और भी क्लियर करना चाहूँगा। आपने सेकंड इशू रेज़ किया था RD का, रेगुलेटरी ड्यूटी, जिसकी वजह से जो है बहुत सारी इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स जो कि कंस्ट्रक्शन में यूज़ होंगी वो महंगी हो जाएंगी। उसको ज़रा एलेबोरेट करें, क्या आपका प्रपोजल है उस सिलसिले में? अली भाई, पहले मैं थोड़ा सा ना एक आम आदमी की समझ के लिए थोड़ा सा इसको क्लियर कर दूं। ये वाली जो वैल्यूएशन वाली चीज कर दें मुख्तसरन कर दें। खर्चा है ना आगे जाके कि जी मार्केट बढ़ जाएगी, मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर दूं। देखें, आज से पहले ये था कि मैं एक प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन डिक्लेयर नहीं करता हूँ, FBR ने फिक्स की हुई थी। मिसाल है 1 करोड़ रुपए फिक्स की हुई थी और DC वैल्यू फिक्स हुई थी वहाँ पे 50-60 लाख रुपए, ऐसे ही था। अब इस साल हम सुन रहे थे कि 2018 में गवर्नमेंट जो है इसको डबल करने जा रही है या ट्रिपल करने जा रही है वैल्यूएशन को, जिसपे बहुत शोर शराबा होना था और वही हाल होना था जो 2016 में होना था। अब आप आ जाएं, जो आज कल जो ये बात की गई है, जो फैसला होने जा रहा है, उसमें क्या है, उसमें क्या कबाहत है? देखिए, मैं 1 करोड़ की प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड FBR में वैल्यूएशन डिक्लेयर करता था और उस प्रॉपर्टी की कीमत थी 4 करोड़ रुपये, सॉरी DC की वैल्यू थी 1 करोड़ और FBR की थी 4 करोड़ रुपये। मैं 3 करोड़ रुपये 3% दे रहा था इनको, डिफरेंस अमाउंट का जो DC और उसका डिफरेंस आ रहा था, मैं 3% दे रहा था। आज अगर आपको वैल्यूएशन मार्केट वैल्यू डिक्लेयर करनी है, 1 करोड़ की जगह 4 करोड़ डिक्लेयर करनी है, और अगर आपके पास, जिसके पास, बहुत से लोगों के पास वाइट है, अगर जिसके पास वाइट नहीं है 5% दे के उसको क्लियर करा ले, उसको वाइट करा ले वो 3 करोड़ रुपए को, उसमें तो उन्होंने 3% से 1% भी तो नीचे आए। फिर सूबों को ऑन बोर्ड ले रहे, सूबे ले रहे थे 5 से 6%, 3% FBR ले रही थी, अब वो कह रहे हैं दोनों 1-1% लेंगे, तो आपको वहां से भी तो फायदा हुआ ना। आपने जो सूबों ने और फेडरल ने जो है वो 1-1% किया, तो ये फवाइद है ना।
और दूसरा आप जो है वो आपका पेपर एक हो गया, आपकी वैल्यूएशन एक हो गई। आप किसी जगह पे कहीं बैंक में जाते थे, अगर आपने लोन लेना है, कोई चीज लेना है, 3 वैल्यूएशन पे कोई लोन नहीं दे रहा था, बैंक फाइनेंस नहीं कर रहा था, फॉरेन इन्वेस्टर कोई आपकी प्रॉपर्टी परचेज करने को तैयार नहीं था, ओवरसीज पाकिस्तानी परचेज करने को तैयार नहीं था। आज कोई अच्छी चीज आई है, उसको जो है वो थोड़ा सा अगर लोगों ने नहीं देखा तो उसको देखें। हमें तो समझ आ रहा है कि ये बेहतरी की तरफ जाएगा। बातें तो होंगी, इस पे डिबेट भी होगी, बातें भी होंगी, लेकिन कुछ पहला कदम, कुछ पहला कतरा पड़ा है और हमें जो है आरिफ यूसुफ जीवा साहब, मेरी एक गुजारिश ये है, चलना चाहिए। अब आरडी, मेरी एक गुजारिश ये है, यू नीड टू बी वेरी केयरफुल विद दिस, क्योंकि आप प्रीएम्प्ट ना कीजिएगा। मैं गवर्नमेंट के मुतालिक, पॉलिसी मेकर के मुतालिक ये नहीं कह सकता कि आगे जाके उनके किए हुए इकदामात मुल्क के लिए या वतन के लिए या आपके लिए अच्छे होंगे, क्योंकि बुनियादी तौर पे इनके पास अभी स्लिप शॉट है। आपकी बात मैं समझ रहा हूँ जी अली भाई, वो आपकी बात को मैं सेकंड करता हूँ। वो तो पिछले कई सालों से ये हुआ है कि पहले जो है वो बड़ा मीठा मीठा दिखाया गया और बाद में एक टीका लगा दिया गया बजट के टाइम पर। तो वो टीके के लिए हम ज़हनी तौर पर तो तैयार हैं, जो आप बात कर रहे हैं कि बस अल्लाह ना करे इस साल बजट में भी कोई टीका लग जाए, लेकिन अभी तक तो कोई आसार नजर नहीं आ रहे टीका लगने के। लेकिन पिछले 2-3 बजटों में यही हुआ है कि पहले अच्छा दिखाया बजट से पहले और फिर बजट वाले दिन टीका लगा दिया गया। डॉक्टर हमेशा यही कहते हैं दवा से ठीक हो जाओगे, लेकिन फिर बाद में टीका ही लगाते हैं। आरिफ यूसुफ जीवा साहब, बस खैर मैं अब आपको क्या कहूँ। आप आरडी की बात कर रहे थे, आरडी की बात कर रहे थे। ब्रेक पे जाने से पहले मैं चाहूंगा कि ब्रेक पे जब हम जाएं उसके दौरान भी हम इस बारे में थोड़ा सा सोच लेंगे कि हमें क्या बात करनी है और वापस आके बात करेंगे रेगुलेटरी ड्यूटी के ऊपर। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। पूरे मुल्क के अंदर बाज़गश्त इसी बात की है कि बजट के आने से पहले एमनेस्टी स्कीम का भी जो है वो अनाउंसमेंट हो गया एक तरह का, और उसके अंदर जो है पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मौजूद हैं। खुशियाँ ज़्यादातर लोग वो मना रहे हैं जिनको कोई फ़ायदा होगा डिक्लेरेशन करके। अभी मैं अब क्या कह सकता हूँ, मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे अक्सरियत पाकिस्तानियों की, चाहे वो ताजिर सनतकार आम लोग क्यों ना हो, वो डिक्लेयर करना ही नहीं चाहते। इनफैक्ट दे वांट टू कंसील। लेकिन क्या वजह है ये तो मैं नहीं कह सकता। एक ट्रस्ट डेफिसिट एग्जिस्ट करता है। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी गुफ्तगू जारी थी, तामीराती शोबे के जो तजावीज़ हैं बजट के लिए उसके मुतालिक बात कर रहे थे। और ब्रेक पे जाने से पहले हमारी बात यही हो रही थी कि आरडी का जो इशू है अब उसके ऊपर थोड़ी सी गुफ्तगू हो जाए, और फिर उसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि मैं इनपुट लूँ इन अ वे कि कोई कंक्लूसिव किस्म का कोई रिजल्ट निकल सके। आरिफ जीवा साहब, आप बात कर रहे थे आरडी के ऊपर, मैं चाहूँगा मुख्तसरन आप उसके ऊपर गुफ्तगू कर लें ताकि मैं जो हूँ वो रहमत साहब का भी उस पर व्यू ले लूँ। जी बिल्कुल आरडी देखें, ये लगाई गई है, अभी एआरडी लगाई गई है। पहले आरडी थी 15% स्टील पे 15% और एडिशनल आरडी लगाई गई 3 माह कबल। इसी तरीके से टाइल्स पे लगाई गई, इसी तरीके से और सैनिटरी आइटम्स पे लगाई गई। तो ये लगाने का मकसद तो जो इनकी तरफ से बयान किया गया कि लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट करना है। मिनी बजट लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहे हैं, हम बाइंग करते हैं लोकल इंडस्ट्री से। लेकिन लोकल इंडस्ट्री के साथ गवर्नमेंट ने क्या किया कि 900 रुपये मीटर वाली टाइल जो है 3 माह के अंदर 1300-1400 रुपये मीटर हो गई। 72,000 रुपये पर टन वाला स्टील 3 माह के अंदर 98,000 का हो गया। क्या गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कोई नया टैक्स लगाया? इसका जवाब ये देते हैं नहीं। क्या गवर्नमेंट ने बिजली के टैरिफ इनके बढ़ाए? गवर्नमेंट जवाब देती है नहीं। क्या गवर्नमेंट ने गैस के रेट बढ़ाए हैं? इनका जवाब गवर्नमेंट देती है नहीं। तो फिर क्या ऐसा क्या प्रॉब्लम आ गया, ऐसी क्या चीज़ आ गई कि रातों रात रेट बढ़ा दिए गए? 2 दिन जो है, 1 हफ्ते तक मटेरियल मार्केट में अवेलेबल नहीं था लोकल प्रोडक्ट, फिर उसके बाद जब मार्केट में प्रोडक्ट आई तो प्राइस बढ़ के आई। और चलें ये मैं पूछता हूँ रहमतुल्लाह खान वज़ीर साहब से। रहमतुल्लाह खान साहब, ये मुझे बताइएगा कि ये आरडी जो है मेरे ख्याल से तो इट वाज मोर और लेस लाइक मिनी बजट। अच्छा है थोड़ा आरडी लगा के मिनी बजट कर दिया, लेकिन जो ये कह रहे हैं कि जैकअप हो गई इनकी प्राइसेस, स्पेशली अगर ये पाकिस्तान से भी ले रहे हैं लोकली मैन्युफैक्चर्ड, उसका क्या सोल्यूशन है? आरडी का इम्पैक्ट जो है वो इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं हुआ? नहीं, इसमें इस सिलसिले में अर्ज ये है कि जो हमारी एक बहुत बड़ी आयरन और स्टील की इंडस्ट्री है लोकल,
जाहिर है कि जो प्रोडक्ट लोकली अवेलेबल है और लोकली मैन्युफैक्चर्ड हो रहा है, उस प्रोडक्ट को बाहर से अगर कोई मंगवाएगा तो जाहिर है लोकल इंडस्ट्री को गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करेगी। और इस प्रोटेक्शन के लिए इन्होंने आयरन और स्टील के प्रोडक्ट पे और सैनिटरी का जो इन्होंने बताया है, इसके ऊपर गवर्नमेंट ने जो RD 15% लगाई है, उसकी जस्टिफिकेशन सिर्फ ये है कि लोकल इंडस्ट्री इतनी बड़ी हमारी एम्प्लॉयमेंट है। जी जी, मैं सुन रहा हूँ। माजरत के साथ, हम तो लोकल इंडस्ट्री से स्टील ले रहे थे और अभी भी ले रहे हैं। हम कहाँ बाहर से ले रहे हैं स्टील? वो तो जब 2 साल पहले सस्ता हुआ, अब तो 620 रुपए टन इंटरनेशनल मार्केट हो गई, उस वक्त 230 साल पहले। देखो ना, तो हमारा सवाल ये कि प्राइस क्यों बढ़ा दी इन्होंने, किस वजह से बढ़ाई? गवर्नमेंट को कंट्रोल करना है, वो मैं आपके साथ एग्री करता हूँ कि अगर उस पे ना कोई इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ा है और ना ही उनके ऊपर लोकल कोई बिजली का या कोई और इनपुट में कोई इजाफा हुआ है, तो उनकी जस्टिफिकेशन बिल्कुल नहीं है। आप सही कह रहे हैं, मैं एग्री करता हूं। और इंटरनेशनल मार्केट में अगर कम है प्राइसेस, तो फिर आप सही कह रहे हैं कि लोकल इंडस्ट्री को तो गवर्नमेंट को फिर देखना है। बट देयर इशू इज डिफरेंट, द गवर्नमेंट्स इशू इज डिफरेंट, और एक आम आदमी का इशू जो है डिफरेंट है, क्योंकि मेरा इशू तो इस वक्त ये है, होल्डिंग एजेंट है। आरिफ साहब, मैं आपको बताऊं, आपका इशू डिफरेंट है। जिस तरह से रहमतुल्लाह साहब व्यू कर रहे हैं वो थोड़ा डिफरेंट है, गवर्नमेंट का व्यू फर्क है, लेकिन आम आदमी का व्यू पता है क्या है? भाई मेरा घर सस्ते में बनना चाहिए। मेरे व्यू का भाई आप बताएं, मेरा जो व्यू है रहमतुल्लाह साहब, आप मेरे व्यू का बताएं। मैं तो सस्ता घर चाहता हूं भाई, इनके और गवर्नमेंट के मामला कुछ भी हों। आपकी बात बिल्कुल सही है कि जो लोकल हमारे सीमेंट के मैन्युफैक्चरर्स हैं, आयरन और स्टील वाले हैं, स्टील प्रोडक्ट बनाने वाले हैं, इनको कंट्रोल करने की जरूरत है। जिस बेदरेक प्राइसेस इनकी बढ़ रही हैं, उससे हमारे लिए, आम आदमी के लिए, सफेदपोश आदमी के लिए घर खरीदना मुश्किल हो गया है, क्योंकि कीमतें बढ़ गई हैं। तो हुकूमत को इसमें इंटरफेरेंस करनी चाहिए। या तो लोकल अगर कोई सेल टैक्स में बढ़ोतरी हुई है या लोकल कोई उस पे टैक्स को बढ़ोतरी हुई है, तो उसमें जरूर देखें। क्योंकि हमारा लेट मी आस्क अ वेरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन हियर। आरिफ यूसुफ जीवा साहब, मुझे ये बताइएगा, पर स्क्वायर फीट जो कमर्शियल कंस्ट्रक्शन रेट है उस पर कितना इंपैक्ट आएगा ये RD की वजह से जो आ रही है, ट्रांसलेट होकर प्राइसेस में इंक्रीज? सर ये हो गया ना तकरीबन, हमें पर स्क्वायर फीट 200-300 रुपए पर स्क्वायर फीट रेट जो है इनहांस हो गया सब जगह के ऊपर, ये RD की वजह से। और RD लगने की वजह से नहीं हुआ है अली भाई, ये जो इधर लोकल RD लोकल प्रोडक्ट पे थोड़ी लगी है, RD तो लगी इंपोर्ट के ऊपर है। तो लोकल प्रोडक्ट कैसे महंगी हो गई? देखिए ना, टैक्सेस तो हमें पहले भी आपसे किया, टैक्सेस हमें पता है, टैक्सेस कौन कितने देता है, हमें पता है। भी नहीं है, इससे भी कम है इंपोर्ट का। लोकल में मेरा ख्याल है प्राइसेस को कंट्रोल करने की जरूरत है, ये बात ठीक कर रहे हैं सर। 30% ले रहे हैं सर, इंपोर्ट पे 30% RD है आपकी, 15% RD थी, फिर 15% आपने एडिशनल RD लगाई, ARD लगाई, अभी 30% है। टाइल्स के ऊपर और सैनिटरी के ऊपर 40% है RD। नहीं, आप 40% लोकल बढ़ गई है ना कीमत, और उसी का तो ये फायदा उठा रही है इंडस्ट्रियां, कह रहे हैं लोकल वाली। एग्जैक्टली, क्योंकि ये जो है ना आरिफ यूसुफ जीवा साहब, ये आगे आने वाले मुस्तकबिल पे आपके साथ इस मौजू पर भी बात करेंगे, लेकिन ये जो टाइलें बनाने का काम है ना, ये बड़ा मुनाफा बख्श है। आपको बताऊं, इस मुल्क के अमीर तरीन लोग टाइलें बनाते हैं। अब आपको भी पता है और मुझे भी पता है, नाम मैं आज नहीं लेता, किसी आगे आने वाले दिन आपसे टाइलें छोड़ दें, कितने प्लांट एक्सटेंड हुए हैं इस पिछले 1 साल के अंदर, ये तमाम इंडस्ट्री के, ये रहमत साहब भी जानते हैं, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कितने। मेरा सर एक सवाल इसमें थोड़ा सा मैं कर लूं, अगर आप इजाजत दें अली भाई, रहमत भाई से, जी जी, RD से हटके मेरी एक कंफ्यूजन है एक सवाल के ऊपर, अगर वो प्रोग्राम का फिर टाइम भी आपका पूरा हो जाएगा। जी जी पूछें, बिल्कुल पूछें। कर लूं मैं अली भाई? जी जी बिल्कुल करें। अच्छा रहमत भाई ये बताइएगा, रहमतुल्लाह साहब ये बताइएगा, जो 40 लाख रुपए से ऊपर जो है, जो नॉन फाइलर है, वो कोई बाइंग नहीं कर सकता, तो फिर वो क्या करेगा? अगर किसी ने प्रॉपर्टी परचेज करनी है तो 40 लाख रुपए में तो कुछ भी नहीं आता इस मुल्क के अंदर। तो अगर मैं नॉन फाइलर को कभी सपोर्ट नहीं करते, हम जब भी बात करते हैं फाइलर की बात करते हैं, लेकिन इसमें एक क्लॉज है कि 40 लाख से ऊपर जो है नॉन फाइलर परचेज नहीं कर सकता, कोई भी प्रॉपर्टी बाय नहीं कर सकता। फिर वो किस तरीके से बाय करेगा? पहले तो वो रजिस्टर कराएगा। जी सर, मैं समझना चाह रहा हूं कि वो पहले फाइलर बन जाए,
अपना गोशवारा फाइल करें, भले अगर उसकी इनकम बिलो टैक्सेबल लिमिट भी है, अपना एक गोशवारा, क्योंकि उसकी विद होल्डिंग तो हर आदमी की होती है, तो अपना एक गोशवारा जमा करें, वो फाइलर की लिस्ट में आ जाएं। उसके बाद अगर वो 40 लाख से बड़े मकान को खरीदना चाहता है या प्लाट को खरीदना चाहता है, फिर जरूर खरीदें, लेकिन फाइलर तो बन सकता है, गोशवारा तो जमा कर सकता है, भले जितनी भी उसकी इनकम है। अपना गोशवारा CNIC तो अब उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है ना कि वो उनका एंटीएन हो गया है, तो अपने आप को रजिस्टर करके रिटर्न फाइल कर दें। उसके बाद फाइलर बन जाता है और इमीडिएट कल जीवा साहब फिर वो फाइलें बेचने वाले के पीछे जाएगा, आप समझ जाइए बात। फिर वो जो फाइलें बेचते हैं ना, उनसे जाके फाइल खरीदेगा, फाइल बेचेगा, वो भला क्यों इस झंझट में पड़ेगा? अली भाई, अब फाइल का नहीं है, ऑनलाइन आप अपने घर से फाइल कर सकते हैं, अब वो गोशवारा आसान हो गया है। नहीं सर, मैं प्रॉपर्टी की फाइलों की बात कर रहा हूँ, वो फाइलें तो और होती हैं। वो मेरे काबू में नहीं है। मैं तो आपको बता रहा हूँ, रिटर्न फाइल का आसान तरीका हो गया है, आप घर से भी फाइल कर सकते हैं। नहीं, वो तो आसानियां मैंने सुना है कि पैदा हुई हैं। 5 लोग मिलके 2 करोड़ की फाइल ले लेंगे सर, 5 लोग मिलके ले लेंगे। वो खैर बात जो है ना, वो फिर कहीं से कहीं निकल जाएगी। आरिफ यूसुफ जीवा साहब, आपके कुछ दोस्त जो हैं उनके मुतालिक बात होगी, लेकिन आगे आने वाले दिनों के अंदर जरूर कहेंगे। लास्ट जो एक बात है मेरे जहन में, वो ये है कि ये जो अब आप लोग बहुत परेशान थे, ये FBR वालों ने आपको नोटिस वोटिस दिए थे, मेरे ख्याल उसके हिसाब से भी कोई तजवीज़ दी है, उसके बारे में भी बात कीजिएगा। नहीं, वो अली भाई हमारी लास्ट फ्राइडे मीटिंग हुई थी यहाँ इस्लामाबाद में हारून अख्तर साहब से, और बहुत अच्छी मीटिंग हुई। उसके बाद मेरी जो है मेंबर हैं डॉक्टर साहब हैं, रहमत साहब जानते हैं, उनसे भी बात हुई, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कम से कम ये कर दिया है कि नोटिस जो है वो भेजना बंद किए हैं, और हमारी बात उनको समझ आ गई है। और उन्होंने जो है बिल्डर को अपने ऑफिस पे बुलाना जो है वो उसको इंस्ट्रक्शन दे दिए, किसी बिल्डर को इनकम टैक्स के ऑफिस में इस हवाले से नहीं बुलाया जाएगा, 176 के हवाले से। तो ये हमारी लास्ट फ्राइडे मीटिंग हुई थी, उसमें ये 1% वाला भी हमारा हारून अख्तर साहब से डिस्कस हुआ था। उससे पहले हमारा राना अफजल साहब से भी डिस्कस हुआ था, और मिफ्ता इस्माइल साहब से। तीनों ने इसको एग्री किया था, तीनों मिनिस्टर साहिबान ने, तो तीनों ने जो है इसको एग्री करके फिर जो है ये हमारा प्रपोजल एक्सेप्ट किया है। और जो आपने सवाल उसके हवाले से किया, जो बिल्डर्स को नोटिस भेजे गए थे क्लाइंट के हवाले से, उसको जो है इन्होंने अभी इमीडिएट फ्रीज कर दिया है, स्टॉप कर दिया है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ भी है कि एम ये होता है कि हमेशा सोर्स ऑफ इनकम के बारे में मालूमात की जाए। रहमतुल्लाह खान वज़ीर साहब, आप जानते हैं कि इट्स अ वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड इशू कि जो हमारी बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, इसके पास जो फाइनेंस स्ट्रीमलाइन होती है, वो इन्वेस्टर्स जो आते हैं यूजुअली दे ट्राई टू बुक यूनिट्स ताकि वो कंसील भी हो जाएं और उनकी सिक्योरिटी भी हो जाए। तो अब ये जो सोर्स ऑफ इनकम वाला इशू है या सोर्स ऑफ फंड्स वाला इशू है, ये एक आपके ख्याल से आगे जाके इशू हल हो जाएगा बिल्डर्स के लिए? बिल्डर के लिए सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट का कोई इशू हल नहीं होगा, बल्कि बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए कि 1 जुलाई के बाद वो कोई भी अपना यूनिट कम कीमत पे या अंडर डिक्लेयर नहीं कर सकेगा, ना कोई बिल्डर कर सकेगा, ना कोई सेलर कर सकता। वैसे आरिफ साहब सुन रहे हैं आप गौर से, ये देखें क्या होने वाला है। ख्याल है कि अब जो वैल्यू होगी वो एक्चुअल वैल्यू के मुताबिक होगी, और कोई भी पैसा अगर किसी ने 30 जून 2018 तक अपने पैसे को डिक्लेयर करके कैश को बैंक में डिपॉजिट करके 5% टैक्स दे दिया, वो रियल इन्वेस्टमेंट आप पूछे जाएगी, क्योंकि एक्चुअल इन्वेस्टमेंट का सर्विस पे आने वाली है। मेरे पास आज वक्त बहुत मुख्तसर है, क्योंकि हमने ये वाला मौजू जो है इसको कवर करने के लिए आगे आने वाले दिनों के अंदर थोड़ा सा वक्त लेना पड़ेगा, उतना ही दिखाते हैं। आप दोनों मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, आप शो पे हमारे साथ शामिल हुए। नाजरीन भी मैसेजेस ऑन फेसबुक, यहाँ पे अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।